वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर का जो एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी आज हम ये फिफ्थ क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो फिफ्थ टॉपिक है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। देखो, इसके पहले वाली जो क्लास हमने किए थे उसमें हमने जो लेबर लेजिस्लेशन है इसके कॉन्सेप्ट को, इसके डेफिनेशन और इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू कौन कौन से लेबर लेजिस्लेशन के लिए एक्ट बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब कर लिया था। आज हम इस क्लास में जो लेबर लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल्स है उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो लेबर लेजिस्लेशन दिया हुआ है वो क्या होता है उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो इसको जो लेबर लेजिस्लेशन है उसको हम हिंदी में यहाँ पर बोलते हैं श्रम कानून। श्रम कानून मीन्स जो लेबर लेजिस्लेशन है ये ऐसा लॉ है जिसमें क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं और जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो कंपनी ऑनर, या हम कह सकते हैं कि बॉस, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है, ताकि क्या हो सके, ताकि जो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी बोलने से एक है एम्प्लॉयर और एक है एम्प्लॉयज़, मतलब कंपनी ऑनर और वर्कर, दोनों पार्टीज़ की जो ड्यूटीज़ है या राइट्स हैं उनको यहाँ पर दोनों में मतलब बैलेंस बना के रखा जा सके। इस चीज़ को लेबर लेजिस्लेशन कहा जाता है, मतलब श्रम कानून। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लेबर लेजिस्लेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो देखो, जो लेबर लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, वे बेसिक रूल्स या फिर फंडामेंटल गाइडलाइन होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर लेबर लॉ बनाए जाते हैं। जो क्या काम करते हैं, जो यहाँ पर जो लेबर होती है या वर्कर होती है, वर्कर के जो मतलब इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, या उनको फेयर वेजेस देने का काम करता है, उनकी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखता है, इंडस्ट्रियल पीस को बनाए रखने का काम करता है, ये सारी चीज़ों का काम करता है। तो मतलब जो ये प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, प्रिंसिपल इन्हीं सारी चीज़ों के लिए गाइडलाइन बनाता है, तो उसी को हम कहते हैं यहाँ पर श्रम कानून के सिद्धांत। जो यहाँ पर जैसे अभी मैंने जो प्रिंसिपल्स लिखी भी हूँ उसमें देख करके भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके सिद्धांत में यहाँ पर जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स दिया है, मतलब वर्कर्स के प्रोटेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है, फेयर वेजेस देना, उनकी सेफ्टी और हेल्थ को, इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, इंडस्ट्रियल पीस है, फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग है और सोशल सिक्योरिटी है। तो इसी सारी चीज़ों को हम कहते हैं लेबर लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पर वन बाय वन इसके जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है वो है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, मतलब जो वर्कर्स की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में बात की गई है इसके पहले सिद्धांत में, पहले प्रिंसिपल में। तो प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स क्या है, जो वीक एम्प्लॉय रहते हैं, वीक एम्प्लॉय मतलब जो कमज़ोर वर्कर्स रहते हैं, कमज़ोर कर्मचारी रहते हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देने की बात की गई है या उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। अब जैसे जो वीक एम्प्लॉय रहते हैं, वीक एम्प्लॉय हम किसे कह सकते हैं, जैसे कोई अनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, जो टेम्परेरी एम्प्लॉय रहता है उसको हम कह सकते हैं, जैसे जो चिल्ड्रंस है, वुमेन है, उसको हम कह सकते हैं कि वीक एम्प्लॉय है और इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो जो वर्किंग आवर्स है, वर्किंग आवर्स को यहाँ पर फिक्स करके, फेयर वेजेस प्रोवाइड करवा करके, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, मतलब जो बाल श्रम हो रहा है उसको रोक करके, मैंडेटरी लीव प्रोवाइड करवा करके, मतलब मातृत्व अवकाश प्रोवाइड करवा के, वुमेन्स को जो 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलता है वो प्रोवाइड करवा के हम यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं या उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्री में यहाँ पर एक 16 साल का बच्चा काम कर रहा है। ठीक है, 16 साल का बच्चा काम कर रहा है, तो जो स्टेट ऑफिसर है, स्टेट ऑफिसर उस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद में वो यहाँ पर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, उस बच्चे को काम से हटवा सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब 16 साल का बच्चा कोई फैक्ट्री में काम करे उसके लिए डेंजर हो सकता है, उसकी सेफ्टी और हेल्थ के साथ में एक प्रकार का ये रिस्क है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकंड अब देखते हैं यहाँ पर फेयर वेजेस एंड लाइवेबल इनकम।
मतलब इसको हम हिंदी में जैसे बोलेंगे न्यायपूर्ण मजदूरी और जीवन उपयोगी वेतन। ठीक है, तो जो ये फेयर वेजेस एंड लाइवेबल इनकम है, यहाँ पर आप देखो हर एम्प्लॉय को या हर वर्कर को कम से कम इतना पे वेजेस तो मिलना चाहिए कि वो अपने लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। हर वर्कर की या हर इंसान की लाइफ की बेसिक नीड्स क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब पहनने के लिए कपड़ा हो, खाने के लिए रोटी हो और रहने के लिए एक छत हो। तो रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 चीज़ें हर इंसान की, चाहे वो वर्कर हो या कोई भी हो, ये बेसिक नीड लाइफ की वो फुलफ़िल कर सके। कम से कम इतना उसको वेजेस तो मिलना चाहिए और अब वो मतलब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके, इतना तो उसके पास में पे वेजेस उसे मिलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम इस चीज़ को कैसे यहाँ पर फुलफ़िल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं पर भी अगर किसी एम्प्लॉय से या जो वर्कर है उससे अगर 8 घंटे काम करवा रहे हैं तो ठीक है। 8 घंटे अगर किसी वर्कर से हम काम करवा सकते हैं, ये बात किस एक्ट में की गई थी? फैक्ट्री एक्ट 1948 में इस बात को की गई है कि आप वर्कर से 8 घंटे काम करवा सकते हो। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा काम करवाते हो, 8 घंटे से ज़्यादा काम अगर आप एक एम्प्लॉय से ले रहे हो तो आपको उसे ओवर टाइम का पेमेंट देना होगा। अगर आप उसे ओवर टाइम का पेमेंट नहीं देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लेबर है या जो वर्कर है वो यहाँ पर लेबर कोर्ट में जाएगा और कंप्लेन करता है फैक्ट्री के अगेंस्ट में। ठीक है, और वो यहाँ पर अपना फेयर वेजेस ले सकता है। फिर उसके बाद में ये था इसका सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल में क्या बात की गई कि हर इंसान को अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, इतना पैसा तो मिलना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में क्या कहा गया था? उनके प्रोटेक्शन की बात की गई थी जो वीक एम्प्लॉय है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका थर्ड प्रिंसिपल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, मतलब जो वर्कर्स है उनकी सेफ्टी और हेल्थ की बात की गई है। अब जो वर्क प्लेस है, मतलब जो कार्यस्थल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पर अगर कोई वर्कर जो मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, सिकनेस हो जाता है, तो उन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पर कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम वर्कर को? जैसे यहाँ पर जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज़ करके, सेफ्टी मशीनरी का यूज़ करके, एमरजेंसी अरेंजमेंट रखना चाहिए, उनके हेल्थ का चेकअप करवा के हम यहाँ पर किसी भी वर्कर की सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि मान लो सेफ्टी और हेल्थ में जैसे कि कोई एक केमिकल प्लांट है। ठीक है, केमिकल प्लांट में यहाँ पर मैंडेटरी है हर वर्कर के लिए, मतलब अनिवार्य है हर वर्कर के लिए कि वो यहाँ पर मास्क लगा करके जाए और हैंड प्रोटेक्शन करके जाए। ठीक है, ये उस फैक्ट्री का रूल्स है, मैंडेटरी है हर एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर वो इस रूल्स को, मतलब जो वर्कर्स है, वर्कर्स अगर इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं और अगर उस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन हो जाता है, ठीक है, अगर उस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन हो रहा है और ये जो रूल्स हैं, मास्क लगा के जाना, हैंड प्रोटेक्शन करना, अगर ये सारे रूल्स को फॉलो वर्कर नहीं करता है तो जो केमिकल प्लांट है, केमिकल प्लांट पर यहाँ पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन बन रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है, बैन कर दिया जा सकता है। तो ये है सेफ्टी और हेल्थ ऑक्यूपेशनल, मतलब वर्कर की सेफ्टी और हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी लेबर लेजिस्लेशन का प्रिंसिपल है, मतलब सिद्धांत है। फिर उसके बाद में फोर्थ है हमारा इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब समानता और गैर भेदभाव, समानता और गैर भेदभाव की बात की गई है। अब यहाँ पर जैसे कि किसी भी वर्कर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका प्रमोशन हो रहा है, उसको जो भी पे वेजेस सैलरी मिल रही है, उसमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। जेंडर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर या कास्ट के बेस पर, किसी भी बेस पर आप एम्प्लॉय के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो जो इक्वल पे का प्रोविज़न है उसको फॉलो कर सकते हैं। एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को फॉलो करके हम यहाँ पर हर एम्प्लॉय को इक्वलिटी दे सकते हैं और डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हैं, मतलब किसी भी वर्कर के साथ में भेदभाव नहीं होने दे सकते।
फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन और मेन दोनों एम्प्लॉय सेम काम करते हैं, लेकिन जो वुमेन वर्कर है या वुमेन जो एम्प्लॉय है उसको यहाँ पर कम पे वेजेस दिया जाता है, तो वो क्या काम करेगी, वो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट फाइल करेगी और यहाँ पर इक्वल पे को ले सकती है। मतलब आप किसी के साथ में जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे या रिलीजियन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ये था यहाँ पर इसका फोर्थ प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें सोशल सिक्योरिटी। इसका फिफ्थ प्रिंसिपल यहाँ पर क्या बोलता है, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में क्या है, जैसे कि जो मतलब फ्यूचर में सेविंग होती है या सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे पीएफ कटता है, ग्रेजुएटी कटती है, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें फ्यूचर में काम आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एम्प्लॉय हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, हॉस्पिटल में अब वो एडमिट है, अब यहाँ पर जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस लगते हैं तो उसको यहाँ पर कवर किया जा सकता है ईएसआई मतलब ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसके थ्रू यहाँ पर कवर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कब किया जा सकता है, जब उस ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स एप्लीकेबल हो तब। ठीक, फिर उसके बाद में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब यहाँ पर एसोसिएशन बनाने की, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की हर वर्कर को फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। मतलब जैसे मान लो कि जो वर्कर्स है, वर्कर्स को एसोसिएशन मतलब यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, उसमें इंक्लूड होने की फ्रीडम है, और साथ ही उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की या उसके थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सामूहिक सौदेबाजी की भी स्वतंत्रता है। जैसे कि ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन एक्ट कब का है, 1926 का है। अब यहाँ पर जैसे कि वर्कर्स ने ट्रेड यूनियन बनाया अपना, जिसके थ्रू क्या करता है, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक फैक्ट्री में वर्किंग आवर को लेकर के वर्कर्स के बीच में मतलब ग्रीवियंसेस क्रिएट हो गए, मतलब उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन वो इस बात को जा करके डायरेक्ट अपने कंपनी ऑनर से नहीं बोल सकता, तो वो क्या काम करता है, यहाँ पर ट्रेड यूनियन के थ्रू वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है, किससे, कंपनी ऑनर से, और अपनी बात को उन्हें बोलता है या अपनी प्रॉब्लम को उन्हें बताता है कि आपने जो वर्किंग आवर बढ़ाए हैं उनसे हमें प्रॉब्लम है, और अगर आप जो वर्किंग आवर आपने बढ़ाए हो उसका ओवर टाइम का पेमेंट देना है, मतलब पेमेंट अगर आप दे सकते हैं तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को वो किसके थ्रू जा कर के बोल रहा है, डायरेक्ट वर्कर्स जा कर के कंपनी ऑनर को नहीं बोल रहे हैं, वो ट्रेड यूनियन के थ्रू जा कर के इस बात को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक फैसिलिटी मिल जाती है वर्कर्स को, इसीलिए यहाँ पर जो वर्कर्स है, वर्कर्स को ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन बनाने की और उसके थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग करने की यहाँ पर फ्रीडम है, जिससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल पीस बनी रहेगी, पीसफुल तरीके से डिसीजन निकल के आ सकता है। तो ये था इसका एक प्रिंसिपल। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पीस एंड डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, मतलब औद्योगिक शांति और विवाद समाधान। मतलब यहाँ पर जो लेबर लेजिस्लेशन का सिद्धांत है वो कहता है कि इंडस्ट्रियल पीस को भी बनाए रखना है और डिस्प्यूट को भी रिसॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, तो जैसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब जो विवाद होते हैं, मतलब जो इसके इंडस्ट्री के जो भी विवाद होते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उसको पीसफुल या फिर लीगल मैनर के साथ में सॉल्व करना चाहिए। अब लीगल मैनर के साथ में कैसे सॉल्व हो सकते हैं, तो जैसे जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है, आर्बिट्रेशन होता है, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इन सारी चीज़ों के थ्रू यहाँ पर आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हो और इंडस्ट्रियल पीस को भी बना करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी इंडस्ट्री में लॉकआउट हो गया है या स्ट्राइक हो गई, मतलब हड़ताल वगैरह हो गई है, या जो बंदी होती है कि हम वर्कर्स कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल पे हैं, उस टाइप की अगर कोई चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर कॉन्सिलेशन ऑफिसर वर्कर्स के पास में जाता है, उनसे डिस्कस करता है, बातें करता है, उनसे उनकी प्रॉब्लम को पूछता है और पीसफुल तरीके से एक डिसीजन निकालता है कि भाई उनकी जो भी प्रॉब्लम रही होगी उसके हिसाब से वो पीसफुल तरीके से यहाँ पर डिसीजन लेता है। इससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पीस भी बनी रही और यहाँ पर जो डिस्प्यूट
डिस्प्यूट्स थे, जो विवाद थे, उनका भी सॉल्यूशन निकल के आया। तो ये था लेबर लेजिस्लेशन का सिद्धांत। फिर उसके बाद में है सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। अब यहाँ पर देखो, एम्प्लॉय को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिलना ही ज़रूरी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनको यहाँ पर जो उनके वेलफेयर है, उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखना चाहिए। एम्प्लॉय के वेलफेयर में क्या, जैसे उनके स्किल डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, साथ में यहाँ पर जो भी उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है, इन सारी चीज़ों को भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाना चाहिए, और इसी सारी चीज़ों को कहते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। जैसे अब ये सारी चीज़ें हम एम्प्लॉय को कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो जो लेबर वेलफेयर फंड है या फिर ट्रेनिंग स्कीम्स चला करके हम यहाँ पर एम्प्लॉय को उसके वेलफेयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं तो उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी, उसका नॉलेज डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर जैसे फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में आजकल ऐसे हो रहा है कि एजुकेशन की फैसिलिटी मिलती है, या फिर जैसे हाउसिंग फैसिलिटी मिलती है, मतलब रहने के लिए कई बार बोलते हैं ना हम कि कंपनी की तरफ से ही हाउस का रेंट मिलता है या फ्लैट मिला है, या जो भी फैसिलिटी मिलती है रहने के लिए। कई बार उन्हें बाइक की फैसिलिटी मिलती है, जिम की फैसिलिटी मिलती है, कार पार्किंग की फैसिलिटी मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम एम्प्लॉय वेलफेयर कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये है हमारे यहाँ पर लेबर लेजिस्लेशन के प्रिंसिपल, जिसमें फर्स्ट में कहा गया था वर्कर्स के प्रोटेक्शन पर बात की गई, फिर उन्हें फेयर वेजेस मिलना चाहिए ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, उनकी सेफ्टी और हेल्थ की बात की गई, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी रहना चाहिए, एसोसिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग की फ्रीडम होना चाहिए, फिर इंडस्ट्रियल पीस को बना के रखना चाहिए, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको लीगल मैनर्स के साथ में सॉल्व करना चाहिए, सोशल जस्टिस के साथ साथ यहाँ पर उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे इसके प्रिंसिपल्स। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।